इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नए रिसाले भाई की होता है राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई सारे किसान जाना है कि जो धान का सीजन है पूरे तंत्र पर चल रहा है। और भाई यानी कि जो ना आजकल जो है ना देखने में यो भी आ रहा है कि जो हमारे मंडियां हैं सारी की सारी जो है ना भरी पड़ी है। पर किसान भाई न्यू देखा है कि भाई जो धान की फसल उठाने के बाद न्यू सोचे हैं कि हम गेहूं की जो फसल है उसने भी तोड़ी तोड़ी जो है ना अपने खेत तैयार कर ले। पर खेत तैयार कर रहे हैं जब तो भाई वो जो है ना कुछ थोड़ा सा जो है ना वातावरण नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि भाई जो फसल अवशेष हैं वो नजराना लाग रहे हैं। इसके ऊपर भी भाई देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भैया ना। और भाई हमने एक बातचीत भी करी है, पहला भाई सुन लें बातचीत और भाई चर्चा रखेंगे जारी। नमस्कार सभी किसान भाइयों और किसान बहनों, मैं डॉक्टर लीला बोरा, मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कॉल कैंपस में कार्यरत हूँ। आज हम थोड़ा सा फसल प्रबंधन के बारे में देखेंगे। तो इस समय जो अक्टूबर का महीना है तो इस समय जो समस्या आती है वो पराली जलाने की बहुत ज़्यादा आती है। पराली जलाने से क्या होता है कि जो हमारा वातावरण है वो तो प्रदूषित होता ही होता है, इसके साथ साथ जो हमारी भूमि में जो हमारी मित्र कीट हैं वो सारे मर जाते हैं। तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें अगर अपनी भूमि को लंबी उर्वरा शक्ति देनी है, आगे भी अच्छी फसल लेनी है, तो हमें पराली जलाना रोकना होगा। मुख्यतः देखा जाता है कि जो आलू लगाने वाले किसान हैं वो पराली जलाने ज़्यादा पराली जलाते हैं ताकि उनका जो आलू में जो खूड़े हैं वो ना आए, जिससे कि आलू का शेप अच्छा बना रहे। तो इसके लिए पूसा डिकम्पोज़र पूसा संस्थान ने एक विकसित किया हुआ है। इसकी सहायता से आप जो आपकी पराली है वो कम समय में गल सकती है और इसका इस्तेमाल आप पराली को गलाने के लिए कर सकते हैं ताकि आप बिना जलाए आगे अपना आलू वगैरह टाइम से बिजाई कर लें। और इसके लिए आपको जो धान की किस्म है वो अगेती लगानी पड़ेगी। सितंबर में जो आपका लगभग सितंबर लास्ट तक आपका तैयार हो जाए ताकि आपको 1 महीने का पूसा जो वेस्ट डिकम्पोज़र है उसको काम करने का समय मिल पाए। नहीं तो इंस्टेंटली वो भी काम नहीं करेगा। तो 1 महीना आपको पूसा डिकम्पोज़र को दीजिए जिससे कि वो अच्छे से आपका जो रेसिड्यू है उसको ख़त्म कर दे। उसके बाद आप आलू लगाइए, तो इससे आपका जो पराली जलाने की समस्या है वो भी कम हो सकती है। और पराली जलाना अपने आप में बहुत नुकसानदायक है हमारी आगे की उर्वरकता के लिए भी और हमारे वातावरण के लिए भी। धन्यवाद। तो भाइयों यह तो जानकारी ली भाई जो धान फसल के अवशेष हैं उनको नहीं जलाना चाहिए। और भाई अब हम जो है ना चर्चा कर रहे हैं कि जो नींबू वर्गीय फल है और भाई उसमें मुख्य रोग कौन सा आ जाए और उसको किस तरह भाई काबू में कर सका है, उसका निदान किस तरह कर सको, कौन सी दवा उसके ऊपर भाई आपने छिड़कनी पड़ेगी। तो भाई सारे जाना है कि जिस तरह के जो नींबू वर्गीय फल हैं बहुत बढ़िया स्थान है इनका भी, क्योंकि भाई देखा है कि नींबू वर्गीय जो फल है यानी कि मौसमी लगा लो, नींबू लगा लो, कीनू लगा लो, इस डाल के जो फल है खास करके जो हमारा हरियाणा है और उसमें जो सिरसा जिला है हमारा उसमें खास कर जो किन्नू जाती है ना, इसके जो पौधे हैं किन्नू के वो खास तौर पर जो है ना वहाँ पर ज़्यादा उगाए जाए हैं। उस हमारा जो एरिया है सिरसा जिले का उसमें इसकी फसल ज़्यादा लगा है।
नींबू वर्गीय पेड़ों में जो फूल आने तक भाई फल पकने तक पेड़ और फलों में कई डाल के रोग आ जाए और वो जो रोग है ना पौधे के ऊपर नुकसान कर दे रहे हैं। तो भाई इनको जो है ना हमने नियंत्रण भी करना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें खास करके जिस तरह के जो पौधे हैं उनमें कौन सी बीमारी आ जाए, जिस तरह के जो नींबू का कैंकर है, यानी कि जिसने भाई नींबू का कोढ़ कहते हैं, इस रोग का प्रकोप भाई अधिकतर नींबू के जो पत्ते हैं फल हैं उनमें देखने ना मिला, पर अब जो है ना किन्नू के पौधे के जो पत्तों पर भी इसका प्रकोप पाया जाए है, यानी कि भाई उससे वो ग्रसित हुआ। और जो पत्ते हैं उन पत्तियों पर भूरे रंग के खुरदरे फटे हुए और धब्बे बन जाए और भूरे धब्बे के चारों कानी भाई पीले रंग के जो घेरे से यानी कि गोल दारे से बने नजर आवेंगे। अपना टहनियाँ पर और फड़ों पर जो धब्बे हैं वो भी भाई अनियमित आकार के टेढ़े मेढ़े नजर आवेंगे और पीला घेरा बिल्कुल नहीं पड़ता। और यूँ रोग जो है ना खासकर जब बारिश का सीजन आवा तो भाई उसमें बड़ी तौड़ी सी फैल जाए और इस रोग तक जो ग्रस्त फल है और उसका जब आप देखेंगे ना तोड़ेंगे मंडी में ले जाएंगे तो बहुत जो है ना कम मिलेगा। एक रोग हो रहा है इनमें जो है ना वो है टहनी मार का रोग। इसमें क्या है कि जो रोग है पौधे की टहनियाँ ऊपर तक सूखनी शुरू हो जाएंगी और कभी कभी बड़ी टहनियाँ भी भाई सूख जाए और फल और तने भी जो है ना गल जाए। इसमें कई बार यो भी देखने में आवा है। इस तरह जो पेड़ा है कमज़ोर हो जाए और भाई कमज़ोर होने पर कई तरह फिर वो सूखेगा ही और क्या उभरेगा वो फिर। तो भाई इसी तरह एक बीमारी और लग जाए इसमें गोंद निकलने का रोग, पौध गलन कहते हैं जिसना। इस रोग से भी जो भाई पौधे हैं वो ग्रस्त रहे हैं और तने भूमि के आसपास जितना देखने में ये आवा है कि जो भाग है पौधे का उसमें तो गोंद यानी कि पानी सा जिस तरह अपना नजर आवेगा और इस तने की छाल सूख कर फटने लग जाएगी और इसका जो अधिकतर प्रकोप है भाई पौधा जो है ना सूखना शुरू हो जाएगा और पौधे के तने के पास जो मिट्टी चढ़ानी चाहिए ताकि तने का जो पानी के साथ सीधा संपर्क भी ना हो सके उसके जो है ना उससे बचा रहे। एक रोग और आ जाए इसमें तना और फल का गलना। सबसे पहला मुझे पत्ते फिर टहनी और फल पर जो है ना बाहर तक पीले रंग के गोल धब्बे पड़ जाए और बाद में यह धब्बे जो है ना ऊपर को उभर कर भाई खुरदरे और हल्के बुरे रंग के नजर आवेंगे। और भाई बाद में ये जो धब्बे हैं इन धब्बे के बाहर वाला जो पीला भाग है वो कई तरह उसका जो रंग है वो भी खत्म हो जाए और पौधे और फल की सतह पर जो कागज की तरह वो आपने नजर आवेगी। एक रोग और खास देखने में आवा इसमें वो है सूत्रकृमि का रोग। पौधे के पत्ते जो है ना टहनियाँ ऊपर तक सूखने लग जाएंगी और सूख के भाई ऊपर तक नीचे की तरफ वो बढ़ दी जावा है और कमजोर पौधे पे जो छोटे छोटे फल हैं वो लगना और या फलों का भाई समय से पहले गिरना वो क्या है इसका आम लक्षण है जो अपना देखने मिलेगा। जड़ों का आकार भाई कई तरह जो है ना अलग तरह का देखने मिलेगा। मिट्टी के कण में अच्छी तरह जो जड़ा तक चिपकने रहने तक वो मटमैला रंग हो जाए और ये इसका खास पहचान है भाई अधिक प्रकोप तय भाई जड़ों के जो खाल है उतर जाएगी और काले मटमैले धब्बे उसके ऊपर अपने नजर आवेंगे। तो भाई इसका प्रबंध करना अपना बड़ा जरूरी है। एक बात और नजर आवा पौधे के ऊपर वो कई बार देखा है कि भाई इसमें जस्ते की कमी हो जाए। जस्ते की कमी तभी जो है ना उसका जो पूर्ण विकास है भाई पत्ते में पीड़ेपन को मटमैला लीफ कहते हैं और इस रोग में जो पत्ते की जो सिरे हैं बीज का भाग पीला पड़ जाए और बाद में जो पत्ते हैं वो भाई पीले होकर सूख जाएंगे और पौधे में फूल आने से पहले ही वो जो है ना ये रोग देखने ना मिलेगा और फल के जो आकार में जो छोटे रह जाएंगे क्योंकि जो फल फिर तो बीमारी लगने पर तो भाई कोई फल बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इससे जो है ना फलों की जो है ना पैदावार कम होगी और पौधे की बढ़वार भी जो है ना अपना कम नजर आवेगी। तो भाई अपना इस बात का ध्यान रखना है कि जो दिसंबर फरवरी का महीना आवेगा एक तो पौध गलन या गूंद निकलने वाले भागों पर अपना कुरेद का साफ कर देना और उसके ऊपर भाई बोर्डो पेस्ट लगाना है। फिर एक सप्ताह के बाद दोबारा यो लगाना है और काट छांट के भाई बाद जो है ना 0.3% जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपने दवाई लेकर उसका छिड़काव करना है। पहला छिड़काव भाई अक्टूबर में यानी कि इसी महीना आपने करना है। दूसरा छिड़काव करेंगे तो भाई वो दिसंबर में और तीसरा करेंगे फरवरी में। और भाई 500 मिलीग्राम प्लांटामाइसिन या भाई 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति लीटर पानी की दर तक आपने जो है ना अक्टूबर में दिसंबर में फरवरी में छिड़काव जरूर करना है। इस बात का अपना ध्यान रखना है। और भाई तो और अक्टूबर नवंबर में भी आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% लेकर उसका छिड़काव करना है। और नींबू जाति के जो सूत्रकृमि रोग भाई उसका प्रबंध भी जरूर करना आपने क्योंकि जिन बागों में सूत्रकृमि का प्रकोप देखने में आवा है तो भाई उसकी रोकथाम खातर
कार्बोफ्यूरान के दाने 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से भाई पौधे के तने के आसपास 9 वर्ग मीटर का जो उसका दायरा है अच्छी तरह उसमें मिलाना है। तुरंत प्रचुर मात्रा में भाई पानी दें। दवा का प्रयोग फूल आने से पहले करना है। इस बात का अपना पूरा ध्यान रखना है और इससे भाई आपके जो पौधे हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे और जो फल है वो भी आपका बढ़िया आएगा पौधे के ऊपर। और जो है ना फिर आपके जो फल बनाएंगे आप उन्हें तोड़ कर मंडी में ले जाएंगे तो भाई भाव भी अच्छा मिलेगा। और अब लगे हाथ भाई कई क्रम मौसम की भी जानकारी देंगे, साथ साथ में भाई है ना कल के कार्यक्रम की भी जानकारी दे दें। अगर भाई मौसम की बात करें तो आज का जो है ना अधिकतम तापमान भाई 33 डिग्री सेल्सियस रहे और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई तकरीबन जो है ना इसी ढाल का मौसम बना रहेगा, यानी कि भाई कल भी 30 डिग्री सेल्सियस जो है ना अधिकतम तापमान और 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना है। और भाई साथ साथ में जो मौसम है भाई वो भी साफ रहने की संभावना बन रही है। और भाई बाट न्यू देख दे रहे हैं जिस तरह के भाई मी की तय बाट देखे कर चमासे में, तो भाई ईब जो है ना भैया का करावेंगे मनोरंजन भाई इस लोकगीत के गिला है। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाता मेरे पिया तो मतलब दूजा ब्याह करिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। पहली चिड़िया मर गई थी चिड़ा, लाया दूसरी ब्याह के ने। बच्चे देख के आग लाग गई, बैठ गई गम खाके ने। चिड़ा चलिया जा बाहर ने, मार पीट धमका के ने। उस पापन ने जुल्म करे है, मारे तले बगा के ने। उस पापन ने जुल्म करे है, मारे तले बगा के ने। चोट मार के हो चोट मार के घायल कर चिड़िया ले जुल्म गुजार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। मैं मर जाता मेरे पिया तू दूजा ब्याह करवाइए ने। इंदर की इंद्राणी मिल जाए, उसने ब्याह के लाइए ने। सब कुछ दिया राम ने तरते, और कि मैं कुछ चाहिए ने। रूप बसंत तेरे दो कंवर से, इन्हें घना सताइए ने। रूप बसंत तेरे दो कंवर से, इन्हें घना सताइए ने। नादवा के हो नादवा के ओढ़ पहर के, कैल का श्रृंगार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, शोक दूसरी ने मार दिए। माता के बालक साजन गाड़ा में रोते फिरा करे। कोई मार दे कोई पीट दे, मामा करके डरा करे। बिन जोर
हो साजन रेते में जर के गिरा करे पाप का बेड़ा अदम चिकाड़े सत का बेड़ा तरा करे पाप का बेड़ा अदम चिकाड़े सत का बेड़ा तरा करे मने मरती न हो मने मरती न देख ले तो ठागो दीप चिकाड़ लिए एक चिड़िया के दो बच्चे थे शोक दूसरी ने मार दिए हाथ जोड़ के अर्ज करूं सू आली मेरी तस्वीर पिया रो तो रो या ना जता ना आख्या में नीर पिया जम के दूत घाल रे घेरी दाखिल होया शरीर पिया लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली मेरा आलिया अब तो अखीर पिया लक्ष्मी चंद तेन्यू बोली मेरा आलिया वक्त अखीर पिया राजा ते इतना कह के रानी ने पैर पसार दिए एक चिड़िया के दो बच्चे थे शोक दूसरी ने मार दिए। और भाई ईब जो है ना कार्यक्रम कल के जो और बता दें भैया ना कल हम चर्चा करेंगे भाई गेहूं की उन्नत किस्में और उनकी बिजाई में के सावधानियां आपने रखनी है और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे लहसुन की बिजाई पे और भाई जानकारी साथ में साझा करेंगे प्राकृतिक खेती में कि भाई संजीवक खाद किस डाल बनानी है और इसका प्रयोग किस डाल खेती में करना है। और भाई ईब जो है ना आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं रबी फसलों का भाई डिमक तक किस डाल बचाव करना है। आप सारे जाना है कि जो भाई डिमक है ना एक इतना खतरनाक जीव है यो बस ये ना पूछो कि भाई हर चीज़ ना जो है ना ये खा जाए बिल्कुल ही ख़त्म कर दे है। खासकर आप देखे हैं कि घर में भी देखा है या भाई जितनी भी इसना सूखी वनस्पति मिल जा या घास मिल जा जिसमें भी सेलुलोज हुआ उसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। और घर में जिस तरह के भाई लकड़ी का छिलका है उसने भी खावा है या लकड़ी से बनी चीज़ा ना भी खावा कपड़े भी खा जा कागज़ जो हो या घर की चौखट हो दरवाजे हो भाई सब ना जो है ना नुकसान पहुँचा दे है। और भाई इस बात ये है कि जो आजकल के कृषक द्वारा जो है ना खेती के में जो है नियंत्रण करना बड़ा भारी है क्योंकि इसमें जो है ना कहीं डाल के कीटनाशक छिड़कने पड़ा है ताकि भाई दिमक से बचाव कर सकें। इसमें कुछ एक बातों का न्यू ध्यान रखना है भैया ना कि जो खेत में कभी भी जो है ना कच्चा गोबर नहीं डालना है क्योंकि भाई कच्चा गोबर जो है ना दिमक का जो है ना बढ़िया मीठा कह कर ना जिसना प्रिय भोजन लग गया वो इसका भोजन है। और खुले में जो एकत्रित कर रखा गोबर कूड़ा करकट भाई कच्चे गोबर जिस तरह हो तो भाई इसका खेत में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो अगर डालेंगे तो भाई फिर नहीं ना कह दो कि दिमक लाएगी। तो भाई इसका ध्यान रखना। केंचुआ है बायोस गैस संयंत्र या भाई कंपोस्ट पिट यानी कि जैविक खाद का ही प्रयोग करना है। खेता में जो फसल अवशेष हैं भाई खरपतवार को बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि दिमक इनको खा कर भाई जीवित बनी रहे और एकत्रित करके इनको सड़ा गड़ा कर फिर खेत में आप इसका प्रयोग कर सके हैं। और फसल अवशेष को नष्ट करने के बाद भाई गहरी जुताई आपने करनी है। और खेत में भाई बायोडायनामिक जिस तरह के नीम है आक है धतूरा है करंज है बायोला घास है कीटनाशक तरल और भाई सामान्य खाद डालनी है। खेत में समय समय पर भाई कई बार पानी लगाने तय जो है ना इनका प्रकोप जो है ना काफ़ी कम होने की संभावना बन जाए। और एक जैविक नियंत्रण की बात करें तो भाई दिमक प्रभावी जो खेत हैं पानी देते समय हींग का एक कपड़े में पोटली बना के उसमें रख के फिर पानी जड़ा देने लग रहे हैं उस नाली में इसने बांध दें। हींग धीरे धीरे करके कई तरह गुड़ का पानी के साथ खेत में जाएगा और दिमक का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। तो ये एक देसी नुक्ते के रूप में भी भाई अब प्रयोग कर सके हैं। और भाई कुछ पक्षी हैं जिस तरह के तितर बटेर कौवा गौरैया मैना ये इसके भाई ये प्राकृतिक शत्रु हैं पर इनका संरक्षण का ध्यान आपने रखना है। और भाई गेहूं अगर आप बोरे हैं तो उसमें 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी को पानी में मिलाकर 5 लीटर घोल बनाकर फिर 1 क्विंटल बीज पर छिड़क करके भाई बीज को पूर्ण रूप से उपचारित करना है और उसको अच्छी तरह मिला करके बीज बोने से पहले भाई बीज को रात भर फर्श पर एक सरा बिछा के सुखा दें
और फफूंदनाशक और टिक्के के उपचार भाई कीटनाशक के उपचार थे उपरांत उसकी बिजाई करनी जरूरी रहे। तो भाई इस तरह जो है ना चनाई की भी है, उसमें भी क्लोरोपाइरीफास दवाई का प्रयोग कर सको हो, क्योंकि भाई ये सारी की सारी जो फसलें हैं रबी की फसलें हैं, तो आपने जो है ना इनका पूरा ध्यान रखना है। दिमकते बचाव का भी आपने बचाव करेंगे तो भाई कई खेती अच्छी रहेगी। और एक जानकारी और देते भैया ना कि जो पशुओं में रोग से बचाव के उपाय के हैं, क्योंकि भाई जो पशु देखा है उनमें खास करके हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें कई बार जो है ना वो बीमार हो जाए हैं, तो भाई कई तरह बचाव जरूरी है। उनका उपचार की बजाय कई तरह भाई इलाज से परहेज अच्छा नहीं होगा देख रहे हैं। तो भाई जहाँ तक हो सके तो हमारे जो पालतू पशु हैं जिन्हें हम पाल कर रखे हैं उनका देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें कई बार जो पालतू पशु हैं तो उनमें कई बार ये भी नजर आवे है कि इस तरह के गलघोटू की बीमारी देखने में आ जाए, मुंह खुर रोग की बीमारी आ जाए। तो भाई ये जो संक्रामक रोग है इनसे बचाना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए भाई इनका बचाव खातिर एक तो अपना टीकाकरण करवाना है। गलघोटू है या खुरपका, मुँह पका या रेबीज है, भेड़ों को चेचक है, इन आदि के जो टीके हैं नियमित रूप से लगवाने बड़े ज़रूरी हैं। और आजकल भाई आ भी रहे हैं, आप घर घर डॉक्टर आएंगे भाई आपके वो लगवाएं, उनका सहयोग करें भाई। लक्षणहीन जो संक्रामक रोगों का निदान भी बड़ा ज़रूरी है। कई संक्रामक रोग जो है ना लक्षणहीन हुआ है, और कई बार देखने में यो भी आवा है कि जो अक्षय रोग है, जोहनीस रोग है, थनिल्ला है, योजनाबद्ध विधियों के निदान से भाई रोग के प्रकोप से बचाव हो सका है। एक बात हो रहा है इसमें जो वन्य पशुओं का जो नियंत्रण है ये भी ध्यान रखने वाली बात है भाई। जिस तरह के लोमड़ी है, सियार है, कुत्ते हैं, कई रोगों के विषाणु और जीवाणु भाई अगार आ जाए तो भाई इस प्रकार रोगों की रोकथाम इनके लिए बड़ी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि इनके आने तक जो है ना जो पशुओं में भी आवेंगे, जो हमारे पालतू पशु हैं बीमार हो जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाए। और संक्रामक जो रोग हैं, जिस तरह के जो कोई भी संक्रामक रोग है इसका प्रकोप हो तो भाई सूचना जन संचार माध्यम तक जिस तरह के रेडियो है, दूरदर्शन है, इस डाल से जो है ना सूचनाएं दे दें। और यह भाई जो संबंधित पशुपालन विभाग है उसको भी जानकारी तुरंत भेजनी चाहिए। और भाई जिस तरह के चरागाह का प्रबंध करना चाहिए आपने। जिस तरह कई बार देखा है कि जो हम अपने जो पालतू पशु उनको भाई चराने के लिए दूर खेतों में ले जाएं या चरागाह बन रहे हैं उनमें ले जाएं, तो कई बार बीमार पशु उनमें आ जाए तो भाई इस करके जब भी न्यूज पता लगा तो भाई बीमारी आ रही है तो अपने पशुओं को भाई इस तरह के जो चरागाह हैं उनमें ले जाने से बचना चाहिए, ताकि जो पशु है स्वस्थ है वो भी बीमार न हो। तो इस तरह के जो खास बातें हैं तो भाई आपने वो जरूर ध्यान रखनी है, तो आपका जो पशुधन है वो सुरक्षित रहेगा और भाई आपका आगे जो है ना फायदा रहेगा। जैविक खेती के लिए भाई समृद्ध कंपोस्ट खाद की जानकारी भाइयों को दे रहे हैं, क्योंकि जो जैविक खेती है भाई कई तरह जैविक खेती तो बड़ी जरूरी है, इसकी ओर हम भी ध्यान दे रहे हैं। सरकार भी कहती रहे कि भाई जो है ना प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दो, क्योंकि धीरे धीरे करके जो प्राकृतिक आप खुद जाना है कि भाई जो स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन भाई जो है ना आजकल बीमारियां तकरीबन चल ही रही हैं, कोई किसी डाल का बीमार है, कोई किस तरह बीमार है, खान पान का सारा असर पड़ रहा है। अगर हम भाई थोड़ा सा जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान देंगे या उसमें जो खाद डाल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो देखो फसल भी बढ़िया रहेगी और भाई आपको जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरा रहेगा। तो भाई जिस तरह के कहते हैं जैविक खाद का निर्माण किस तरह करें, हम कर भी रहे हैं, लेकिन भाई जिस तरह का गोबर की खाद है, आप गाँव में खास करके देखने में आवे कि कुछ लोग जो है ना जो गोबर है जो पशु पाल रहे हैं उनका जो गोबर है मलमूत्र है उसने इकट्ठा कर करा के जो है ना एक खड्डे में गिरते हैं। तो और कुछ भाई ने देखा है कि सड़क के किनारे गिरते हैं, जिससे भाई वातावरण भी दूषित रहा है। पर भाई जो है ना खेत के अंदर जो है ना आपने जो है ना बिल्कुल कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना है। पकी हुई गोबर की खाद अगर डालेंगे तो उससे भाई जो है ना फसल बढ़िया रहेगी, उसमें जो जैविक तत्व हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। तो इस बात का भी अपना ध्यान रखना है। तो आपने जो है ना गोबर की खाद बनानी है, खड्डा खोद लें और भाई कई तरह उसके ऊपर जिस तरह की बारिश भी आवेंगी, गलेगी, सड़ेगी, तो सड़ी बिल्कुल पक्का जो है ना काले रंग की अपना नजर आवेगी, तो भाई वो वही पकी खाद अपना खेत में डालनी है। और भी एक जानकारी और भाइयों को दे रहे हैं साथ में कि भाई फसल अवशेष प्रबंधन, भाई पराली जाने की जो समस्या है उसका निदान किस तरह करना है। भाई आजकल जो सीजन भी चल रहा है धान का, भाई जानकारी भी हम भाइयों को दे रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन किस डाल करना है, क्योंकि भी सरकार भी चाह रही है कि भाई देखो अगर फसल प्रबंधन जो चल रहा है ये फसल अवशेष प्रबंधन बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप खुद भी देखा है कि आजकल जो शाम का समय है उसमें मौसम जो है ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा धुएं जैसे बादल अपना नजर आवेंगे
और भाई कह कर जो रोगी सांस के हैं उन्हें तो खास करके इस मौसम में बड़ी दिक्कत आ जाए। पर इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भाई जो समस्या है, एक तो देखो अगर आप अपने खेत में ये फसल अवशेष हैं ये जलाओगे तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है एक तो वो घट जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी। हमारे जो मित्र कीट हैं फसलों को भाई जो पोषक तत्व दे हैं वो सारे मर जाएंगे। तो इससे जो है ना आप क्या करोगे, फिर आप जो है ना खाद के ऊपर जोर लगाओगे, ये खाद डालो ये वो डालो, तो भाई आपने जो है ना इसका जो है ना निदान भी करना जरूरी है। भाई देखो अगर आपके जो फसल अवशेष हैं अगर आप नहीं जलाओगे तो आप उसको खेत में जो है ना पानी दे करके, हल चला करके, एरो चला करके, ट्रैक्टर के द्वारा भाई उसको उन अवशेषों को मिट्टी में मिला सको हो, तो भाई जिससे जो है ना एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, ताकत भी बढ़ जाएगी, और भाई जो हम खाद डालेंगे वो भी कम पड़ेगी। और भाई इसके साथ साथ इस तरह के जो खाद तो डाल दी, लेकिन भाई उसको जो है ना आप गांठे बनवा ले, रिपर आ जाएंगे उन्हें बना देंगे, और भाई वो दूसरी उसमें फैक्ट्री में चले जाएगी। सरकार भी भाई पूरा सहयोग कर रही है, आप जो है ना सुविधाओं का फायदा भी उठाना है आपने। तो आपने फसल अवशेष प्रबंधन बिल्कुल भाई ध्यान रखना है, उसको पराली को नहीं जलाना है। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551। हम बताते रहे भाई है ना समय समय पे, क्योंकि जो भाई किसान कॉल सेंटर है इसमें जो है ना 1551 पे भाई आप बात कर सको हो। कोई भी समस्या है किसान भाई किसी भी समय भाई कई कर बात कर लें इससे। और जो भी किसी संबंधित जानकारी है, या भी हमने कौन सा खेत आजकल जिस तरह के अभी रबी का सीजन चलेगा, यानी कि गेहूं की बुआई चलेगी अगले महीने, तो जो है ना आप अपने खेत भी तैयार करेंगे, नहीं सोचेंगे भाई कौन सा खाद डालना है, कौन सा बीज लें, कौन सा बढ़िया खेती में से निकलेगा, इस डाल की जानकारियाँ आप ले सका हैं। या कोई बीमारी आ जाए कई बार खेत में, उससे भी आप जो है ना जानकारी ले लेंगे भाई हाँ ये जानकारी आपने लेनी है, तो भाई इस डाल की जानकारियाँ आप इस नंबर से ले सको हो। तो भाई फसल के जो अवशेष हैं इसको मत जलाना। पराली के ऊपर भाई खास बात यह है कि इसका प्रयोग भाई फैक्ट्री में जाकर के गत्ते रूप में कर सको हो। तो भाई फसल प्रबंधन के बारे में तो यही था। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के गेल एक कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।